Hey guys, welcome to the 13th lecture of the chapter Respiration in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेक्चर नंबर 13। ठीक है, याद रखना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 13 में पार्ट 1 देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, और लेक्चर नंबर 14 में हम पार्ट 2 देखेंगे ETS का, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो चलो फिलहाल के लिए पार्ट 1 पढ़ते हैं और ये लेक्चर शुरू करते हैं। इतनी सारी बातें तो हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी, लेक्चर नंबर 11th में आई मीन। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का जो ये पूरा बॉक्स है, ब्लू कलर का, ठीक है, बड़ा सा बॉक्स। ये क्या है? ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये देखो, जैसे मान लो ये मैंने एक माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अंदर में तो आपको पता है बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होती है जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं, राइट। ऑलराइट, तो ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो यहीं पे मैंने इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर के तरफ तो देखो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये रहा मैट्रिक्स। और बाहर के तरफ जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच वाले स्पेस है, इसे हम कहते हैं PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, और ये रहा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या चलता है याद करो, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। ETS का एक और नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन का के समय चलने वाला एक प्रोसेस है। एरोबिक रेस्पिरेशन के समय याद करो क्या, लिंक रिएक्शन होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, और जो क्रूशियल इवेंट्स है एरोबिक रेस्पिरेशन के, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो क्रेब्स साइकिल के समय NADH2 और FADH2 बना है वो आगे ETS में एंटर करता है, और NADH2 और FADH2 से क्या होता है, ETS में ATP सिंथेसाइज होता है। एक NADH2 का मॉलिक्यूल 3 ATP का सिंथेसाइज करता है, और एक FADH2 का मॉलिक्यूल 2 ATP को सिंथेसाइज करता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो ETS में क्या होता है, ATP बनता है। ETS में कौन एंटर करेगा, क्रेब्स साइकिल में बनने वाला NADH2 और FADH2। ठीक है, लिंक रिएक्शन के समय भी NADH2 बनता है, इनफैक्ट ग्लाइकोलाइसिस के समय भी NADH2 बनता है। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर लिया है। ETS के समय 5 कॉम्प्लेक्स काम करता है। कॉम्प्लेक्स 1 जिसका नाम है NADPH, बार बार बोल रहा हूँ, NADH। कॉम्प्लेक्स 1 जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। फिर कॉम्प्लेक्स 3 जिसका नाम है साइटोक्रोम C रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स। फिर कॉम्प्लेक्स 2 जिसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 4 जिसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स 5 जिसका नाम है ATPase कॉम्प्लेक्स। इतनी बातें तो आपको पता है। एक और बात आपको पता है, अगर ETS NADH2 से शुरू हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स 1 काम करेगा, राइट। और अगर ETS को शुरू कर रहा है FADH2 तो कॉम्प्लेक्स 2 काम करेगा। ठीक है, NADH2 के लिए कॉम्प्लेक्स 1, FADH2 के लिए कॉम्प्लेक्स 2, और कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 तो कॉमन है। ग्रुप कॉम्प्लेक्स 1 को कौन शुरू कर रहा है, NADH2। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 को FADH2, और कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 तो दोनों में ही कॉमन है। अगर NADH2 से भी ETS शुरू हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 काम करेगा। ठीक है, और FADH2 से भी अगर ETS शुरू हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 तब भी काम करेगा। समझ रहे हो ना, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 11th में कि जब NADH2 से ETS चलता है तो कॉम्प्लेक्स 1 काम करता है, कॉम्प्लेक्स 2 नहीं करता। कॉम्प्लेक्स 1 काम करता है, 3 4 करता है। FADH2 से अगर ETS शुरू हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स 2 काम करता है, 1 नहीं करता, 2 करता है, फिर 3 4 करता है। तो यानी कि 3 और 4 कॉम्प्लेक्स तो NADH2 और FADH2 दोनों के समय ही करता है। भले अगर FADH2 से शुरू हो ETS तो भी कॉम्प्लेक्स 3 और 4 है ही, और अगर FADH2 से भी शुरू हो रहा है ETS तो भी कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4 है। तो 3 एंड 4 कॉमन है। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ जाओगे। अभी मैं थोड़ी देर बाद वापस इस बात को बोलूंगा। तो चलो ETS शुरू करते हैं। ETS अगर NADH2 से शुरू होगा तो कॉम्प्लेक्स 1 से शुरू होगा ETS। ठीक है, तो NADH2 है हमारा, ये रहा NADH2, क्रेब्स साइकिल के समय बना था, आप अज्यूम कर लो। ठीक है,
ये NADH2 क्रेब्स साइकिल के समय बनने वाला NADH2 है। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल या लिंक रिएक्शन या ग्लाइकोलाइसिस से बना हुआ NADH2 प्रेजेंट है, और ये NADH2 आगे ETS में एंटर कर रहा है। क्यों? क्योंकि इससे हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनाना है। तो कैसे होगा? देखो, पहले तो ये जो NADH2 है ना, इससे हाइड्रोजन निकल जाएगा और NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा NADH2। अब आप याद रखो, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा। यहाँ पे क्या है? H कितना है? 2 है। तो H2 में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 2 प्रोटॉन हो जाएगा। ये तो बेसिक सी बात है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, NADH2 का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये चले जाएंगे फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के पास। इन 2 इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा? फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। किसका कंपोनेंट है? कॉम्प्लेक्स 1 का कंपोनेंट है FMN। ठीक। और बात करें प्रोटॉन की, ये जो 2 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन आप याद करो क्या होता है? प्रोटॉन चला जाता है PMS में, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में 2 प्रोटॉन चला जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? इनर मेम्ब्रेन में जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसके पास। कॉम्प्लेक्स 1 में किसके पास? FMN कंपोनेंट के पास। तो NADH2 से हाइड्रोजन निकला और NADH2 NAD प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये जो H2 था इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 प्रोटॉन थे। 2 इलेक्ट्रॉन गए FMN के पास और 2 प्रोटॉन इस कॉम्प्लेक्स को क्रॉस करते हुए PMS के पास पहुंच गए। ठीक है, PMS के पास, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के पास। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए, ये आगे जाएगा आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, जो कि कॉम्प्लेक्स 1 का कंपोनेंट है, आयरन सल्फर प्रोटीन, FeS। अब FeS से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये चला जाएगा यूबिक्विनॉन के पास। एक प्रोटीन है जिसका नाम है यूबिक्विनॉन। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन कैरियर होता है यूबिक्विनॉन। सुनिएगा ध्यान से, जैसी FeS से ये 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन के पास जाएगा, यूबिक्विनॉन प्रोटीन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन गया ना यूबिक्विनॉन के पास, वैसी एक और इंसिडेंट होता है, एक और चीज होता है। क्या? मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन चले जाते हैं PMS के पास, PMS में पंप हो जाते हैं, PMS के तरफ चले जाते हैं। सुनिए, जैसी आयरन सल्फर प्रोटीन से 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन प्रोटीन के पास जाएगा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में है, साइमल्टेनियसली उसी समय मैट्रिक्स का 2 प्रोटॉन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चला जाएगा। तो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में कितना प्रोटॉन जा रहा है? कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू 4 प्रोटॉन। आप जब NCERT पढ़ोगे ना, और जब आप NCERT 11th में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे होगे, तो आपको यही फिगर वर्टिकल पोजीशन में मिलेगा। वर्टिकल, मैंने तो ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाया, वर्टिकल पोजीशन पे मिलेगा। और कॉम्प्लेक्स 1 के सामने यहाँ पे ऐसे एरो देके 4 प्रोटॉन लिखा हुआ है डायरेक्ट। मैंने यहाँ आपको समझा दिया है कि इन 4 प्रोटॉन में से 2 प्रोटॉन किसके हैं? NADH2 के। ठीक है, NADH2 के हाइड्रोजन के। ठीक है, और 2 प्रोटॉन किसके हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के 2 प्रोटॉन है। NCERT में डायरेक्ट 4 प्रोटॉन लिख दिया है, ऐसे 2 प्रोटॉन करके नहीं समझाया है। मैं ये आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, मेरी मेहनत को खराब मत जाने देना, अच्छे से समझना। ठीक है, देखिए, अब जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन के पास गया, यूबिक्विनॉन के पास जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, यूबिक्विनॉन झटाक से 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स से ले लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से, और कन्वर्ट हो जाता है UbQH2 में, UQH2 में। UQ का फुल फॉर्म मैंने क्या बोला आपको? यूबिक्विनॉन। ये क्या है? ये एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, हाइड्रोजन कैरियर है। तो इसके पास जैसी 2 इलेक्ट्रॉन गया, ये 2 प्रोटॉन ले लिया, कहां से? मैट्रिक्स से। तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही गया UQ के पास, ठीक है, ये 2 प्रोटॉन और ले लिया, तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि हाइड्रोजन। तो UQ अब किस में कन्वर्ट हो गया? UQH2 में। ठीक है, UQH2 में। अब
UQ को आप यूबिक्विनॉन कहेंगे, लेकिन जैसे UQ के साथ, इस UQ के साथ एक हाइड्रोजन आके जुड़ गया, जैसे हाइड्रोजन आके जुड़ गया, अब आप इसको यूबिक्विनॉन के जगह यूबिक्विनॉल बोलोगे, NOLE। यहाँ पहले NONE था, लेकिन जैसे हाइड्रोजन जुड़ गया NOLE बोलोगे। ये चीज मैंने आपको जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के समय, तो ये चीज मैंने आपको तब भी बोला था, ठीक है। वहां पे यूबिक्विनॉन नहीं था, वहां पे प्लास्टोक्विनॉन था, याद कीजिए, प्लास्टोक्विनॉन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में था। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे कौन है, यूबिक्विनॉन है, यूबी, वहां पे था प्लास्टोक्विनॉन, ठीक है। पुरानी चीजें याद करते करते चलना है, समझ में आना चाहिए सब कुछ, ठीक। अब ये जो UQH2 है ना, ये ज्यादा देर तक यूबिक्विनॉल के फॉर्म में नहीं रहता, ये फिर कन्वर्ट होता है UQ में। UQH, एक तो यार UQ बोलने में ना बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो UQH2 जो था, यूबिक्विनॉल जो था, वो वापस नॉन में कन्वर्ट हो जाता है, यूबिक्विनॉन में, ठीक है। और जब ये क्विनॉन में कन्वर्ट होता है, तो इससे जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, दो इलेक्ट्रॉन था ना इसके पास, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है कहाँ, कॉम्प्लेक्स 3 के कंपोनेंट साइटोक्रोम बी के पास, साइटोक्रोम बी के पास। अब बोलोगे सर आया तो दो इलेक्ट्रॉन था UQ के पास, ठीक है, जा UQ से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहा है जब UQH2 वापस UQ में कन्वर्ट हो रहा है। सर जी एक और इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, घपला कर रहे हो क्या? देखो, एक इलेक्ट्रॉन UQ अपने पास रिजर्व करके रख लेता है, बोलता है मैं नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ एक दूंगा, लेना है तो लो, ठीक है। तो यूबिक्विनॉन के पास गया दो इलेक्ट्रॉन, फिर यूबिक्विनॉन ने दो प्रोटॉन ले लिया मैट्रिक्स से और UQH2 में कन्वर्ट हो गया। UQH2 जब वापस UQ में कन्वर्ट हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जो था वो तो साइटोक्रोम बी के पास चला गया, जो कि कॉम्प्लेक्स 3 का कंपोनेंट है, और एक इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन अपने पास रख लेता है। ये बड़ा ही हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, ये कॉलेज वॉलेज में पढ़ाया जाता है, पर मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मेरे स्टूडेंट है वो बाकी स्टूडेंट से 2 कदम आगे चले, ठीक है। तो ये चीज आपको ही पता है क्योंकि आपने मेरे से पढ़ा है, ये सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा आपके क्लास के, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन UQ अपने पास रिजर्व करके रख लेता है और एक इलेक्ट्रॉन ये भेज देता है साइटोक्रोम बी के पास। इतनी बातें आपको समझ में आई? ये कब हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 से ETS कब शुरू हो रहा है, जब NADH2 से ETS शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जब NADH2 से ETS शुरू होता है ना, तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स काम में आते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, सॉरी 2 तो FADH2 के समय आता है, 3 और 4। और FADH2 से जब शुरू होता है, अभी हम FADH2 से भी देखेंगे किस तरीके से ETS शुरू हो रहा है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल के दौरान FADH2 भी तो बनता है। कब, जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तब एक FADH2 बनता है, याद करो। तो FADH2 से जब ETS शुरू होगा तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 काम करता है, 3 काम करता है, 4 काम करता है। तो कॉम्प्लेक्स 3 और 4 तो कॉमन है, NADH तो शुरू हो ETS या FADH2 से शुरू हो हमारा ये ETS, ठीक है। लेकिन NADH2 से जब शुरू होगा तो कॉम्प्लेक्स 1 काम करेगा, FADH2 से जब शुरू होगा तो कॉम्प्लेक्स 2 काम करेगा, तो डिफरेंस यहीं पे है, ठीक है। 3 और 4 तो दोनों में कॉमन है, ऑलराइट। तो कॉम्प्लेक्स 1 से जब शुरू हुआ ETS यानी कि NADH2 से, तो इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ गया, कॉम्प्लेक्स 3 के पास। अभी FADH2 से भी शुरू होगा यानी कि कॉम्प्लेक्स 2 से शुरू होगा हमारा ETS, तो भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आगे, 3 के पास। तो यहां से भी ये कॉम्प्लेक्स 2 है, इससे भी इलेक्ट्रॉन कहाँ, कॉम्प्लेक्स 3 के पास ही जाने वाला है। कैसे जाएगा अभी मैं दिखाऊंगा। उसके बाद से सारा प्रोसेस वही होगा, 3 से वापस 4 में, देखो ना 3 से वापस 4 में, क्योंकि 3 4 तो कॉमन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं ना हम। यार बहुत गंदा करके लिख दिया ना मैंने, साफ से लिख देता हूँ। राइटिंग छोड़ो यार, समझ में आना चाहिए तुम्हें, वो ज्यादा मेन है। और ये हो गया, ठीक। तो NADH2 से कहाँ, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाता है, फिर 4 के पास। FADH2 से भी क्या होगा, बस शुरू कहाँ से होता है, कॉम्प्लेक्स 2 से। कॉम्प्लेक्स 2 से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वापस 3 के पास, 3 से 4 के पास, यानी कि ये तो कॉमन होने वाला है,
ठीक है, ये तो कॉमन होने वाला है, तो यहाँ 3 तक तो यहाँ भी आएगा, जैसे यहाँ से आया ना, देखो कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन आया, वैसे 2 से भी 3 के पास ही जाएगा। ठीक है, NaDH2 के समय कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाता है, और FADH2 से BTS शुरू होता है तो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 से शुरू होता है और कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाता है। तो ये प्रोसेस तो कॉमन होने वाला है ETS का। ठीक है, NaDH2 शुरू हो या FADH2 से शुरू हो, ऑलराइट, 3 से वापस 4 के पास ही जाएगा। तो ये तो हम एक साथ देख लेंगे। तो एक बार पहले मैं आपको ETS NaDH2 से किस तरीके से शुरू होता है, तो कैसे प्रोसेस चलता है वो बता देता हूँ, और एक बार FADH2 से बता देता हूँ। तो NaDH2 से तो मैंने आपको बता ही दिया, ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब FADH2 वाला देख लेते हैं, फिर तो उसके बाद रास्ता कॉमन ही जाने वाला है, 3 से फिर 4 के पास ही जाएगा इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना, बस चलो अब देखिए, अब FADH2 से समझ लो ETS शुरू हुआ है। ठीक है, देखो, सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड यानी कि सक्सिनेट जब फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है, ये क्रेब्स साइकिल का एक रिएक्शन है, याद कीजिए, तब FADH2 बनता है। क्योंकि आपको पता है क्रेब्स साइकिल का जब सक्सिनेट फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है तो एक एंजाइम काम करता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स 2 का नाम भी क्या है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। और इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने में सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस का ही काम होता है। और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन पे है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। तो क्रेब्स साइकिल का जो ये रिएक्शन है ये भी कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। और क्रेब्स साइकिल का जब ये रिएक्शन होता है, सक्सिनेट से फ्यूमेरिक का कन्वर्जन होता है, तो FADH2 बनता है। याद करो, सक्सिनिक एसिड से हाइड्रोजन निकलता है और उसको एक्सेप्ट कौन करता है, FAD, और हमें मिल जाता है FADH2। ठीक, अब हमें क्या कराना है, इसी FADH2 से, ये जो हमारा FADH2 है ना, FADH2, इससे हाइड्रोजन निकालेंगे हम। और ये हाइड्रोजन में देखो क्या होगा, इसमें से भी ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन निकल गया तो बचा सिर्फ क्या, FAD, सिर्फ बचा FAD। अब ये जो FAD है ना, इस FAD से इलेक्ट्रॉन जो है, 2 इलेक्ट्रॉन, वो आगे जाता है कहाँ, FES के पास, FES के पास। ठीक है, FES के पास जाता है, फ्लैविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड है, फ्लैविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD। और जो प्रोटॉन है जिसको PMS में जाना चाहिए था, वो PMS में नहीं जाके मैट्रिक्स में ही रह जाता है। तो यहाँ पे भी ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है कि सक्सिनेट का जब फ्यूमेरेट में कन्वर्जन होता है तो FADH2 मिलता है। ठीक है, तो FADH2 में देखो, FADH2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो FeS आयरन सल्फर के पास चला जाता है, लेकिन जो प्रोटॉन है ना वो PMS में नहीं जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला जाता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे क्वेश्चन आएगा और आपको घुमा दिया जाएगा, क्योंकि आप तो ये सोच के रखे हो कि इलेक्ट्रॉन ETS कराता है, कॉम्प्लेक्स के थ्रू होकर जाता है, और प्रोटॉन PMS में चला जाता है, जैसा कि आपने यहाँ पढ़ा था। ये देखो, इलेक्ट्रॉन FMN के पास चला गया और आयरन सल्फर प्रोटीन के पास चला गया। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जा रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 का जो आयरन सल्फर प्रोटीन कंपोनेंट है उसके पास जा रहा है। और प्रोटॉन कहाँ जा रहा है, PMS में। तो बच्चा यही कंफ्यूज होता है, उसको लगता है अच्छा यहाँ पे भी प्रोटॉन जो है वो PMS में ही जाएगा। नहीं, FADH2 का जो प्रोटॉन है वो मैट्रिक्स में रहता है, मैट्रिक्स में चला जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स में चला जाता है, याद रखिएगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन FeS से आगे फिर जाते हैं यूबिक्विनोन के पास। अरे भैया, यूबिक्विनोन तो एक कॉमन प्रोटीन है जो कि इनर मेम्ब्रेन में रहता है। यूबिक्विनोन किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का जो पार्ट है, कॉम्प्लेक्स का जो कंपोनेंट है, वो मैंने कॉम्प्लेक्स के अंदर ही लिखा है। जैसे FMN कॉम्प्लेक्स 1 का पार्ट है, FeS कॉम्प्लेक्स 1 का पार्ट है, कंपोनेंट है। लेकिन यूबिक्विनोन तो एक प्रोटीन है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में। यूबिक्विनोन किसी भी कॉम्प्लेक्स का कंपोनेंट नहीं है, ये एक कॉमन प्रोटीन है जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था FeS के पास गया था, ये 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यूबिक्विनोन के पास। जैसे यूबिक्विनोन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन गया, ये वापस से क्या करता है, यूबिक्विनोन मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन लेता है और कन्वर्ट हो जाता है UQH2 में। अब UQH2 आपको पता है ज्यादा समय तक UQH2 इस फॉर्म में नहीं रहता, ये फिर UQ में कन्वर्ट हो जाता है। UQ में जब कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन तो जो है वो साइटोक्रोम B के पास चला जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन अपने पास रिजर्व करके रख लेता है, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था।
यहाँ पे जैसा पड़ा था ना वैसा ही यहाँ पे भी हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, UqH2 जब NaDH2 से आपसे शुरू किया था तो UqH2 देखो UQ के पास 2 इलेक्ट्रॉन गया था। ठीक है, ये UqH2 में कन्वर्ट हुआ था, मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन ले लिया था, और फिर जब UqH2 UQ में कन्वर्ट हुआ तो एक जो इलेक्ट्रॉन था वो तो UQ अपने पास रख लिया और एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B को दे दिया। ठीक है, ये चीज यहाँ पे भी हुआ है। FeS है, FeS के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन UQ को देता है। UQ क्या वापस जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जाता है ये मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन लेता है और UqH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और UqH2 जब UQ में कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B के पास चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन UQ अपने पास रिजर्व करके रख लेता है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, सर UqH2 है, H2 बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। ठीक है, UqH2 से जब आपने UQ में कन्वर्जन किया ना तो 2 इलेक्ट्रॉन में से तो हमें समझ में आता है ये H2 का जो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो साइटोक्रोम B के पास चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन UQ अपने पास रख लेता है। लेकिन ये H2 में 2 प्रोटॉन भी तो है, ये 2 प्रोटॉन कहाँ गए जो कि मैट्रिक्स से UqH2 ने लिया था, UQ ने लिया था और UqH2 में कन्वर्ट हुआ था। UQ ने मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन लिया था ना, तो UQ से फिर UqH2 बना, फिर UqH2 से जब UQ में फिर कन्वर्जन हुआ, UqH2 से फिर जब UQ बना तो 2 प्रोटॉन कहाँ गए, 2 इलेक्ट्रॉन में से तो एक तो UQ ने अपने पास रख लिया और एक साइटोक्रोम B को दे दिया। पर इसका हिसाब तो आप दे ही नहीं रहे, 2 प्रोटॉन कहाँ गया, कोई खा गया क्या? सेम चीज यहाँ पे भी सर, UQ के पास 2 इलेक्ट्रॉन था तो इसने 2 प्रोटॉन ले लिया और फिर UQ 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन मतलब एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब वापस जब UqH2 UQ में कन्वर्ट हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो साइटोक्रोम B के पास चला गया कॉम्प्लेक्स 3 में और एक इलेक्ट्रॉन UQ अपने पास रिजर्व कर लिया। लेकिन वापस से सर ये जो 2 प्रोटॉन UQ लेके UqH2 बना था, UqH2 फिर जब UQ में कन्वर्ट हुआ UQ, तो ये 2 प्रोटॉन कहाँ गए, 2 प्रोटॉन कहाँ गए? तो आप कहो कि वो जो दोनों प्रोटॉन थे ना, प्रोटॉन, ठीक है, वो पंप हो जाते हैं PMS में। ठीक है, समझे बात को, पंप हो जाते हैं PMS में। यहां पे भी आप NCERT पढ़ोगे तो सीधा 4 प्रोटॉन लिख दिया, याद रखना है। लेकिन आपको 2 प्रोटॉन तो कॉम्प्लेक्स 1 से जब NaDH2 से चला है, ठीक है, NaDH2 कॉम्प्लेक्स 1 से जब चला है तो 2 प्रोटॉन तो यहां से आया है। ठीक है, ये वाला प्रोटॉन जो कि इस UQ ने पंप किया था और ये वाला प्रोटॉन जो इस UQ ने पंप किया था, ठीक है, यहाँ पे आ गया है, कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू आया है। कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू कहाँ आया है? कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू आया है PMS में। यार ये ना, इसीलिए मैं इस टॉपिक को ना 2 पार्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है, यही कारण है, आपको ना एक एक चीज को बारीकी से समझना है, हर एक छोटी छोटी चीजों को मैं समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, आपको तो समझना है, तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपको चीजें जो है समझ में आ गई तो याद आसानी से हो जाएगा, इसीलिए मैं इतना अच्छे से स्लोली 2 पार्ट में समझा रहा हूँ। एक पार्ट में अगर मैं आपको पूरा समझा दूं ना, आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाना है। मैं नहीं चाहता मेरा कोई स्टूडेंट है वो अपने दिमाग में खिचड़ी बना ले। बिरयानी बनाओ टाइम लेके, ठीक है, खिचड़ी मत बनाओ, जल्दी से बन जाता है, टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। बिरयानी आराम से बनाओ, दिमाग के अंदर, दिमाग का बिरयानी बनाओ, दिमाग का खिचड़ी मत बनाओ। ठीक है, तो आराम से समझो। UQ, अरे क्या हो गया, हाँ, UQ जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन गया, इसने 2 प्रोटॉन ले लिए और कन्वर्ट हो गया UqH2 में। फिर UqH2 जब फिर UQ में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो UQ अपने पास रिजर्व कर लेता है और एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B के पास चला जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का तो हिसाब हो गया। प्रोटॉन का है तो प्रोटॉन बोलो कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू पंप हो जाता है PMS में। यही सेम चीज यहाँ इस हाइड्रोजन के साथ भी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब साइटोक्रोम B के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए? कॉम्प्लेक्स 1 से 1 इलेक्ट्रॉन आया, कॉम्प्लेक्स 2 से 1 इलेक्ट्रॉन आया। कॉम्प्लेक्स 1 कब चलता है? जब NaDH2 से ETS शुरू हो रहा है। कॉम्प्लेक्स 2 कब चलता है? जब FADH2 से ETS शुरू हो रहा है। ठीक है, ये NaDH2 FADH2 क्या है? ये मॉलिक्यूल है जो बने थे कब? क्रेब्स साइकिल के दौरान। ठीक है, तो साइटोक्रोम B के पास कितना आया? अब देखो, अब यहां से जो प्रोसेस चलेगा वो कॉमन है। ठीक है, यहीं तक डिफरेंस था। कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स
2 तक डिफरेंस था, कॉम्प्लेक्स 3 और 4 से वही चलने वाला है, सेम चलने वाला है, कॉमन होने वाला है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट है वो कॉमन है दोनों NADH2 और FADH2 के लिए। ठीक है, देखिए तो साइटोक्रोम बी के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। साइटोक्रोम बी क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को भेज देगा आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 3 का जो आयरन सल्फर प्रोटीन कंपोनेंट है उसके पास साइटोक्रोम बी 2 इलेक्ट्रॉन भेजेगा, और ये FES आगे किसको भेज देगा, साइटोक्रोम C1 प्रोटीन के पास। साइटोक्रोम C1 प्रोटीन के पास FES जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन भेज देगा। अब ये जो अब यहाँ से सुनिएगा ध्यान से, साइटोक्रोम C1 प्रोटीन जो है ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है किसको दे देता है, साइटोक्रोम सी को। साइटोक्रोम सी की थोड़ी खास बात, साइटोक्रोम सी इज अ पेरिफेरल प्रोटीन। बाकी सब आप देखो साइटोक्रोम बी, आयरन सल्फर प्रोटीन, ये सब जितने भी प्रोटीन है ये सब इंटीग्रल प्रोटीन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए हैं। ठीक है, लेकिन हमारा साइटोक्रोम सी एक ऐसा यूनिक प्रोटीन है जो कि पेरिफेरल प्रोटीन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ नहीं है बाकियों की तरह, सरफेस पे प्रेजेंट है, पेरिफेरल प्रोटीन। और ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्यों, क्योंकि इसने देखो साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को, पर ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। मोबाइल मतलब वो स्मार्टफोन वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल का मतलब है यहाँ पर कि ये जो साइटोक्रोम C प्रोटीन है हमारा, जो कि एक मोबाइल कैरियर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से इस तरह से ऐसे मूवमेंट कर सकता है, आगे पीछे मूवमेंट। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जैसे समझ लो ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसके सरफेस पे ये हमारा साइटोक्रोम सी है। साइटोक्रोम सी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास समझ लो इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया कहाँ से, साइटोक्रोम C1 से, और अब ये ऐसे मूव कर सकता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, अब जैसी साइटोक्रोम C1 क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है साइटोक्रोम सी के पास। तो जब साइटोक्रोम सी को 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना साइटोक्रोम C1, तो साइटोक्रोम सी का रिडक्शन हो जाता है। एक्सक्यूज मी क्या होता है, साइटोक्रोम सी का रिडक्शन हो जाता है। ठीक, जैसे साइटोक्रोम C1 से कॉम्प्लेक्स 3 है हमारा, कॉम्प्लेक्स 3 में जो साइटोक्रोम C1 प्रोटीन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम सी को, तो साइटोक्रोम सी का रिडक्शन हो गया। इसीलिए कॉम्प्लेक्स 3 का एक और नाम है साइटोक्रोम सी रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। समझे, कॉम्प्लेक्स 3 का एक और नाम क्या है, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि साइटोक्रोम 3 में क्योंकि कॉम्प्लेक्स 3 में, जिसको हम साइटोक्रोम सी रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 3 का एक कंपोनेंट है साइटोक्रोम C1, और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी को देता है, जब साइटोक्रोम सी ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो साइटोक्रोम सी का रिडक्शन हो जाता है। किसके वजह से हुआ, कॉम्प्लेक्स 3 में प्रेजेंट एक साइटोक्रोम C1 के वजह से, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम सी को। तो कॉम्प्लेक्स 3 को हम क्या कह रहे हैं, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि साइटोक्रोम सी का रिडक्शन हो जा रहा है जब साइटोक्रोम C1 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी को दे रहा है। समझ में आई। अब देखिए, अब ये जो साइटोक्रोम सी है ना, ये क्या है, ये एक प्रोटीन है जो कि मोबाइल है, इधर उधर जा सकता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो ये आगे जाएगा, मूव करेगा, ठीक है, मूव करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा कॉम्प्लेक्स 4 में प्रेजेंट कॉपर कंपोनेंट को, कॉपर ए, CuA। ठीक है, कॉपर सेंटर है एक, CuA, कॉपर ए को, कॉपर ए को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम सी। अब साइटोक्रोम सी ने इलेक्ट्रॉन लिया था 2, तो इसका हो गया था क्या, रिडक्शन। अब कॉम्प्लेक्स 4 में एक कंपोनेंट है CuA, वो क्या करता है, साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। साइटोक्रोम सी ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया CuA को, तो साइटोक्रोम सी का क्या हो गया, अब ऑक्सीडेशन हो गया। जब साइटोक्रोम सी ने एक्सेप्ट किया 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स 3 के इस कंपोनेंट के वजह से हम क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 3 को साइटोक्रोम सी रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। लेकिन कॉम्प्लेक्स 4 ने क्या किया, साइटोक्रोम सी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। साइटोक्रोम सी 2 इलेक्ट्रॉन किसको देता है, कॉपर ए को, CuA को, जो कि कॉम्प्लेक्स 4 का एक कंपोनेंट है। तो कॉम्प्लेक्स 4 के वजह से क्या हो गया, साइटोक्रोम सी का देखो ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि साइटोक्रोम सी ने 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 में प्रेजेंट एक कंपोनेंट CuA को दे दिया। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स 4 को हम कहते हैं साइटोक्रोम सी
ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। अब जो भी बातें मैंने आपको समझाई है, इससे रिलेटेड जो भी डाउट है आराम से कमेंट सेक्शन में पूछिए। अच्छा डाउट होगा देन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। बहुत लोग ना बड़ा फालतू डाउट पूछते, पुराने लेक्चर्स तो देख के नहीं आएंगे, ठीक है। मैंने कहा है ना, लेक्चर नंबर 11 देख के आना, फिर ये लेक्चर देखना। मैं ना हर चीज का ना शुरू में आपको एक क्या नुस्खा दे देता हूँ, टोटका होता है ना, टोटका नुस्खा दे देता हूँ, ताकि आगे जाके ना आपको कोई टॉपिक समझने में मुश्किल ना हो। और बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं ना, पुराने चीज नहीं देख के आते हैं और यहीं सीधा आ जाते हैं ईटीएस पढ़ने। अरे कंपोनेंट्स ऑफ ईटीएस पहले पढ़ के आओ, जो मैंने लेक्चर नंबर 11 में पढ़ाया था, फिर लेक्चर नंबर 13 में आना ईटीएस पढ़ने। लड़ाई में जाते हो तो तैयार होकर जाते हो ना, ट्रेनिंग व्रेनिंग लेके, ट्रेनिंग लिए नहीं, आगे इतना बड़ा टॉपिक पढ़ने तो बैंड बजेगा ही। तो यहाँ पे इस पार्ट में, इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में जो हम पार्ट 1 देख रहे हैं, इतना ही देखेंगे। इसके आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे कॉम्प्लेक्स 4 में जो सी हुए है, इससे कैसे और इलेक्ट्रॉन जो है आगे मूव करता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है। मैं सारी चीज़ों को अच्छे से समझाया हूँ, अच्छे से बताया हूँ, अच्छे से पढ़ाया हूँ। साइटोक्रोम सी क्या है, एक मोबाइल कैरियर है, आपको ध्यान में रखना है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। जो कॉम्प्लेक्स 2 में जो FADS2 से शुरू हो रहा है, इसका जो प्रोटॉन है, FADH2 का जो प्रोटॉन है वो मैट्रिक्स में ही रह जाता है, वो PMS में नहीं जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन NADH2 में जो ये जो हाइड्रोजन है, इसका जो प्रोटॉन है वो PMS में चला जाता है, ठीक है। UQ का देखो, UQH2 जब UQ में कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन UQ रख लेता है और बाकी साइटोक्रोम B को देता है, और जो 2 प्रोटॉन थे वो साइटोक्रोम 3 के थ्रू पंप हो जाता है, मतलब आ जाता है, पंप हो जाता है कहाँ, PMS में, ठीक है। एनसीईआरटी में आप जब पढ़ोगे तो ऐसे सिर्फ 4H करके लिख दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए 4H में 2 प्रोटॉन तो NADH2 के H2 के है और 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स के। यहाँ पे भी सीधा ऐसे 4 प्रोटॉन लिख दिया, 4H प्लस। तो आपको पता होना चाहिए 2H प्लस यहाँ से आ रहा है जब कॉम्प्लेक्स 1 काम कर रहा है, और 2 प्रोटॉन यहाँ से आ रहा है जब कॉम्प्लेक्स 2 काम कर रहा है। कॉम्प्लेक्स 1 कब काम करता है, जब NADH2 एंटर करता है ETS में, NADH2 से ETS शुरू होता है, कॉम्प्लेक्स 1 काम करता है तब। और कॉम्प्लेक्स 2 कब काम करता है, जब FADH2 से ETS शुरू होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं, ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन के समय चलने वाला प्रोसेस है। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन में जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कैसे कैसे हो रहा है, आपने सारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट देखा। और इसके एंड में हमें क्या करना है, ATP बनाना है, जो कि हम पार्ट 2 में देखेंगे किस तरीके से ATP बनता है, ATP सिंथेसाइज होता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे ETS के पार्ट 2 में, लेक्चर नंबर 14 में। तब तक इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, समझिए। बाय, थैंक यू, टेक केयर।